नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो चला है राजधर्म का। ईरान युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर वाटर प्लांट तक हर जगह मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। यानी ये महायुद्ध अब धीरे धीरे एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान ने थोड़ी देर पहले इजरायल पर एक बार फिर मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने इस बार इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट किया है। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल से टारगेट किया गया है। ईरान के मिसाइल हमले से हाइफा की ऑयल रिफाइनरी धुआं धुआं हो गई। वहां इस समय बड़े बड़े आग के शोले उठ रहे हैं। उधर इजरायल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल और अमेरिका ने ईरान की एक बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की है। यानी ना ईरान झुक रहा है, ना अमेरिका इजरायल रुक रहे हैं। ईरान ने अब गल्फ देशों के वाटर प्लांट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्या ईरान अब युद्ध में पानी को हथियार बनाएगा? मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन पर हमला करके अमेरिका को झुकाएगा? इस रिपोर्ट में समझिए। पहले परमाणु साइट पर हमला, फिर ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक, गैस फील्ड पर अटैक, स्टील प्लांट पर बमबारी, पावर प्लांट पर हवाई हमला, केमिकल प्लांट धुआं धुआं, और अब वाटर प्लांट भी तबाह। ईरान युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है। करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर है। मिलिट्री बेस और परमाणु साइट्स पर अटैक के बाद ईरान ने अब गल्फ देशों के वाटर प्लांट को टारगेट पर ले लिया है। क्या ईरान अब पानी को सबसे बड़ा हथियार बनाएगा? क्या ईरान युद्ध 6 करोड़ लोगों को प्यासा मार डालेगा? अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान बेहद खतरनाक तरीके से दे रहा है। इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिकी ईरान पर अटैक कर रहे हैं। ये कुवैत की तस्वीरें हैं। कुवैत पर ईरान के इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। ईरान ने कुवैत की लाइफलाइन यानी वहां के वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। जिस वाटर प्लांट से कुवैत के 90% लोगों को पानी सप्लाई होता है, ईरान ने उसे उड़ा दिया है। खाड़ी के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में शामिल हैं। ये देश अपनी कुल 6.2 करोड़ से ज्यादा आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है।
लेकिन अमेरिका और इजराइल के एक गलत कदम के बाद ईरान इन देशों की लाइफलाइन को टारगेट पर ले चुका है। दो दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खुजेस्तान और उसके अहम वाटर सप्लाई लाइन को टारगेट किया था। खुजेस्तान के हफ्तगेल पर हवाई हमला करके वाटर प्लांट को उड़ा दिया था। अमेरिका इजराइल के इस हमले का बदला ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट को बर्बाद करके लिया है। ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट के साथ साथ बिजली प्लांट को भी हमले से तबाह कर दिया है। इस हमले में एक भारतीय की भी मौत हो गई है। सवाल यह है कि कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले के बाद क्या ईरान अब दूसरे गल्फ कंट्रीज के पानी प्लांट को भी टारगेट करेगा? अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में ऐसा संकट खड़ा होगा जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान कह रहा है कि अब आंख के बदले आंख नहीं, पूरा सिर लेगा और इसकी गवाह इजराइल के नेगेव से आई ये तस्वीरें। नेगेव के रमत होवाव में ईरान ने इस केमिकल फैक्ट्री को मिसाइल अटैक से धुआं कर दिया है। केमिकल फैक्ट्री में हमले के बाद भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आग लगते ही इजरायली सेना के होम फ्रंट कमांड ने आसपास के लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की, क्योंकि जहरीला धुआं फैलने का खतरा था। ईरान ने इजराइल की केमिकल फैक्ट्री पर यह हमला उसके स्टील प्लांट पर अटैक के जवाब में किया। इजरायली सेना लगातार ईरान में उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। ये ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं। इजरायली सेना ने तबरीज के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भयानक बमबारी की है। इजरायली हवाई हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट बुरी तरह से जल रहा है। वहां आग के गोले उठ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो 10 दिन ईरान के एनर्जी साइट्स को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, וחמאס... ईरान कसम खा चुका है, इजराइल और अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका इजराइल ने ईरान के बैंक पर अटैक किया तो ईरान ने गल्फ में अमेरिकी बैंक को निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो ईरान ने इजराइल से लेकर गल्फ तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए। با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. हालांकि ट्रंप बार बार यही दावा करते फिर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर दिया है। We've had regime change. You look already because the one regime was decimated, destroyed. They're all dead. The next regime is
mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And we think he may be, nobody's heard about him. I mean, he may be alive, but he's obviously very seriously in trouble. He's seriously wounded. लेकिन ट्रंप के दावों के उलट ना तो ईरान में शासन बदला है और ना ही उसकी मिसाइल हमला करने की कैपेसिटी कम हुई है। ईरान अभी भी इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है। इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर देखिए। ये नेगेव का मंजर है। आसमान में ईरानी मिसाइल है। ईरान ने नेगेव में इजराइल की परमाणु साइट डिमोना पर एक बार फिर से हमला किया है। ये हमला ईरान के बुशर में परमाणु प्लांट पर हुए हमले का बदला है। ईरान ने पूरे गल्फ में तबाही मचा दी है। सऊदी, कुवैत, दुबई और बहरीन हर तरफ नजर आ रहा है नामो निशान मिटाने वाला सीन। ये दुबई के शारजाह की तस्वीरें हैं। ईरान ने शारजाह में जबरदस्त अटैक किया है। ईरान ने अबू धाबी की एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इस हमले में एल्यूमिनियम प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दुबई में जानबूझकर फ्लेयर बम से लैस मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से वहां का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें उसे रोकने में खर्च हो गई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सऊदी अरब पर भी कहर बरपा रहे। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को एक बार फिर ईरान ने टारगेट किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस का मंजर है। बगदाद में विक्टोरिया बेस पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ यही सीन इराक के इरबिल का भी है। इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे। जॉर्डन में भी ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के अल अजराख बेस पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए गए। ईरान ने पिछले 24 घंटे में कुवैत पर एक के बाद एक 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन से हमले किए हैं। कुवैत के अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया है, जिनमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अमेरिकी फौज ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ऐसी खबरें हैं कि कुवैत के बेस पर अमेरिका के मरीन्स को उतारा गया है, जो कि कभी भी हॉर्मुज की तरफ ईरानी आइलैंड पर कब्जे के लिए कूच कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है। ईरान उनकी कई शर्तें मानने को तैयार हो चुका है। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran, because we negotiate with them and then we always have to blow them up. And we will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible or we won't. They came back on the 15-point plan. They gave us most of the points. Why wouldn't they? ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन मैदाने जंग के हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं।
अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप स्पेशल फोर्स को ईरान भेजकर वहां से उसके यूरेनियम को निकलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी फौज ने उसके इलाके में कदम रखा तो उसका एक भी फौजी जिंदा वापस बचकर नहीं जाएगा। رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. ईरान युद्ध का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ ही ईरान का एक और प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। 1000 मील दूर से हुती विद्रोही मिसाइलें दाग रहे हैं। गल्फ के देशों में तेल और गैस के ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहा है। 2 दिन के अंदर ही हुती साउथ इजराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। यमन का यह विद्रोही संगठन कैसे नेतन्याहू के लिए बड़ा खतरा बन गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या जंग में इजराइल चौतरफा घिर गया है? क्या हूती नेतन्याहू के लिए बड़ा खतरा बन गया है? क्या हूती की एंट्री से जंग की बाजी पलट जाएगी? नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कितना खतरनाक? इजराइल पर एक साथ चारों तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार हो रही है। पूरब से ईरान की मिसाइलें आग उगल रही है, जिससे इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तेल और पावर प्लांट्स तबाह हो रहे हैं। उत्तर से लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन रॉकेट बरसा रहे हैं। तो दक्षिण से यमन के हूती विद्रोही मिसाइलें दाग रहे हैं। बीर शेवा, अराद, दिमोना जैसे रेगिस्तानी शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के अहम ठिकानों पर हर दिशा से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इन हमलों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रही है। जंग के बीच इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हूती विद्रोहियों का अटैक बन गया है। यमन के विद्रोही संगठन हूती ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। साउथ इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यमन का 2 दिनों में ये तीसरा हमला है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर साइट और तेल अवीव के पास बने गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की थी। في معركة الجهاد المقدس
यमन की आर्म फोर्सेज ने कोऑर्डिनेटेड क्रूज मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल करते हुए अपना सैन्य अभियान चलाया। उनके निशाने पर दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में ज़ायनी दुश्मन के अहम और सैन्य ठिकाने थे। यह अभियान ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह में हमारे भाइयों द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियानों के साथ हुआ। आने वाले दिनों में हमारे अभियान जारी रहेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक ईरान और लेबनान के खिलाफ एग्रेशन बंद नहीं हो जाता और अपने टारगेट पूरे नहीं हो जाते। यमन इजराइल के दक्षिण पूर्व में लाल सागर और अरब सागर के पास स्थित है। इजराइल से यमन की दूरी 2000 से 2200 किलोमीटर दूरी है। हूती विद्रोहियों ने 1000 मील दूर से इजराइल पर फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। फिलिस्तीन 2 हूती विद्रोहियों का एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 16 यानी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तेज गति के कारण इसे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2150 किलोमीटर है। इजराइल के तेल अवीव समेत दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इसे डेवलप किया गया है। ये डबल फेज वाली सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है जो इसे तुरंत लॉन्च करने में मदद करती है। ये करीब 500 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइलें हवा में इस तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती है जिससे इजराइल के आयरन डोम, एरो और डेविड्स स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना कठिन हो जाता है। यमन के हूती विद्रोही कौन है जिनकी जंग में एंट्री से मिडिल ईस्ट में युद्ध और भी घातक हो गया है? क्यों हूती विद्रोहियों के जंग में कूदने से इजराइल ईरान युद्ध और भी खतरनाक मोड़ पर आ गया है? हूती विद्रोही को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। इसे ईरान की शासन का पूरा समर्थन है। ये यमन का एक आर्म्ड शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो 1990 के दशक में उभर कर सामने आया। इस संगठन में करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं। ये खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह और हमास भी शामिल है। 2014-15 में हूती ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और तब से वे यमन पर बड़े हिस्से पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया है। इसके साथ ही बुरकान और तूफान जैसी खतरनाक मिसाइलें दागकर लाल सागर को फिर खतरे में डाल दिया है जिससे ग्लोबल ट्रेड और तेल सप्लाई पूरी तरह से बाधित होने की आशंका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके पहले ही दुनिया भर के तेल सप्लाई पर पहरा लगा दिया है। युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब एक बेहद अहम स्ट्रेट है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये एक सकरा समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई महज 16 मील के आसपास है। लाल सागर के इस चोक पॉइंट बाब अल मंदेब पर हूतियों का पूरी तरह से कंट्रोल है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है, खासकर यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार के लिए। दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाली तेल की खेप का लगभग 10वां हिस्सा आमतौर पर बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर हूती विद्रोही बाब अल मंदेब को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया भर में तेल का संकट और गहरा सकता है। हूती विद्रोहियों का जंग में कूदना एक बड़ा खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनके पास खतरनाक मिसाइलें हैं जो इजराइल के साथ ही सऊदी और कतर के तेल और गैस के ठिकानों में तबाही मचा सकती है। हूती विद्रोहियों की खतरनाक मिसाइलों में बुरकान 2H का नाम सबसे पहले आता है।
बुरकान 2H की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, जो ईरानी तकनीक पर बेस्ड मिसाइल है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जो करीब 250 से 300 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। सऊदी अरब के खिलाफ इस मिसाइल का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। बुरकान 3 भी हूती विद्रोहियों का सबसे खास बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 1200 किलोमीटर तक है। बेहतर सटीकता के साथ ये 250 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ये 2019 से हूती विद्रोहियों के पास है। इसका सऊदी ठिकानों पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। तूफान हूती की सबसे लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरानी शहाब 3 और गदर का वेरिएंट माना जाता है। इसकी रेंज करीब 1900 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल यमन से पूरे इजराइल तक पहुंच सकती है। ये 750 से 800 किलो तक वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। हूती विद्रोहियों के साथ ही हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लेबनान का ये आतंकी संगठन उत्तरी इजराइल में हजारों मिसाइलें बरसा चुका है। इसके जवाब में इजराइल भी साउथ लेबनान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमले में बीते 24 घंटे में लेबनान में 49 लोग मारे गए, जबकि 116 लोग घायल हो गए। जबकि बीते एक महीने में लेबनान में 1238 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान को तब तक आजादी नहीं मिल सकती जब तक वो हिजबुल्लाह और ईरान से दूरी नहीं बना लेता। मैंने मौजूदा सुरक्षा बफर जोन को और बढ़ाने का निर्देश दिया है। हम उत्तर में स्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए डिटरमाइंड हैं। हम इस सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार इसलिए करेंगे ताकि आक्रमण के खतरे को पूरी तरह से रोका जा सके और एंटी टैंक मिसाइलों और अन्य खतरों को हमारी बॉर्डर के पास की बस्तियों से दूर किया जा सके। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका को सम्मान के तौर पर तेल से भरे 20 शिप भेज रहा है। क्या पाकिस्तान की दलाली ट्रंप के काम आ गई या फिर ईरान का प्लान कुछ और है? डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट ईरान का तेल है। वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और इसके लिए बाकायदा प्लान भी तैयार कर लिया गया। क्या है ट्रंप का हॉर्मुज प्लान और पूरी दुनिया पर क्या होगा इसका असर? एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या ईरान ने हॉर्मुज अमेरिका के लिए खोल दिया है? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look. क्या ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करने वाले हैं? No, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. क्या ट्रंप का घातक प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है? मिडिल ईस्ट का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया पर तेल और गैस का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है
कि ईरान ने अमेरिका को तेल से लदे 20 बड़े जहाज हॉर्मुज से भेजे हैं। The issue of the Strait of Hormuz and Iran control of it and charging tolls, what do you think about that? We'll have to find out if it's true. You know, they're going to do whatever they have to do. We could close that up in 2 minutes. We could close that up so fast your head would spin. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पहले 10 जहाज भेजने पर राजी हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 20 कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जरिए बातचीत अच्छी चल रही है। उनके मुताबिक अमेरिका इस बातचीत में बेहद मजबूत स्थिति में है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि डील होना तय नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि समझौता जल्द हो सकता है। We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. पाकिस्तान ईरान युद्ध में दलाली का काम कर रहा है। ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर अमेरिकी दबाव इतना ज्यादा है कि वो समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं। ट्रंप एक तरफ ईरान से डील की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपना टारगेट भी खुलेआम बता रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है। ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि अमेरिका ऑयल एक्सपोर्ट के हब खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका पहले भी खार्ग पर अटैक कर चुका है। 13 मार्च को अमेरिकी फौज ने खार्ग में भीषण बमबारी की थी। तब अमेरिका ने दावा किया था कि खार्ग आइलैंड पर ईरान के 90 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। ट्रंप अब ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी चला सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने इस द्वीप की सुरक्षा कई लेयर में कर रखी है। खार्ग आइलैंड के अंदर बंकर बनाकर वहां सैनिकों को छिपा रखा है। साथ ही ईरान ने वहां मैनपैड्स की भी तैनाती कर दी है, जिसकी मदद से कंधे पर मिसाइल सिस्टम रखकर फाइटर जेट को उड़ाया जा सकता है। ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जे का सपना देख रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं। हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे की तो ईरान ने तुरंत हवा निकाल दी। ईरान की IRGC ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और उसके दोस्तों का समर्थन करने वाले किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाएगा। ईरान का कहना है कि चाहे जहाज कहीं भी जा रहा हो या कोई भी रास्ता अपनाए, अगर वो अमेरिका के करीबियों का है तो उसे गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान का ये कड़ा रुख दिखाता है कि वो ट्रंप के प्रेशर गेम में आने को तैयार है। ट्रंप भले ही कह रहे हो कि ईरान अब गंभीर है और पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों के जरिए मदद भेज रहा है, लेकिन हकीकत में समंदर के उस रास्ते पर बारूद की गंध अब भी बरकरार है। See a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal
in Iran. Yeah, Mr. President, could be soon too. are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to I Congress? just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the Ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're sputtering. दुश्मनों से लोहा ले रहे ईरान ने हॉर्मूज इंडिया के लिए खोल रखा है। भारत की 2 एलपीजी शिप BW इल्म और BW टायर भारत आने वाले हैं। BW टायर शिप 31 मार्च को मुंबई पहुंचने वाला है। BW इल्म जहाज 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है। इन दोनों टैंकर पर 94,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लोड है। जंग के बीच 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप भारत पहुंच चुकी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर 2 और जहाज भारत आ चुके हैं। जगवसंत टैंकर 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच गया है, जबकि पाइन गैस नाम का जहाज 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। अब तक 4 जहाज एलपीजी लेकर हॉर्मूज होते हुए भारत आ चुके हैं। 16 मार्च को शिवालिक जहाज एलपीजी लेकर आया, 17 मार्च को नंदा देवी आया, तो 28 मार्च को जगवसंत और पाइन गैस नाम के 2 जहाज हॉर्मूज को पार करते हुए भारत पहुंचे हैं। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक खाड़ी में 20 भारतीय झंडे वाले जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 5 एलपीजी टैंकर शामिल हैं। हॉर्मूज भारत के लिए खुला है। कल एक शिप भारत पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन देश में गैस और पेट्रोल को लेकर टेंशन अभी भी बरकरार है। सरकार के आदेश पर जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगातार एक्शन हो रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एलपीजी और तेल पर शहर शहर की ग्राउंड रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में एलपीजी से भरे शिप्स का इंतजार है, क्योंकि एलपीजी को लेकर लोगों में पैनिक है। सरकार की तरफ से जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान और तेज कर दिया है। देश भर में जमाखोरों के खिलाफ दबिश जारी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी से लेकर गुजरात तक छापेमारी की जा रही है। भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर बड़ी छापेमारी की गई। 900 के सिलेंडर को 2500 तक में बेचा जा रहा था। पूरा गिरोह इसमें लगा हुआ था। अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था। प्रशासन ने दबिश डालकर एक ही स्पॉट से 58 सिलेंडर जब्त किए हैं, जबकि दूसरी जगह से करीब 11 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। गिरोह से जुड़े 4 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। अब्दुल रहमान, शाहिद, सलमान और शालिक कुरैशी को पकड़ा गया है, जो इस पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहे थे। पूरे शहर में सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं। भोपाल में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कालाबाजारी करने वाले और रिफिलिंग करने वालों पर रेड मारकर एक बड़ा जखीरा पकड़ा। राजधानी भोपाल में विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी, काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि जैसा ये क्राइसिस हो रहा है तो एलपीजी को लेके कुछ लोग सक्रिय हैं और जो लगातार अवैध रिफिलिंग और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए हैं। तो उसके आधार पे हमने घोड़ा नक्कास और जवाहर चौक, इसके अलावा और भी जगहों पर कार्रवाई की है। और कार्रवाई में घोड़ा नक्कास पे एक लक्ष्मी टॉकीज के पास में एक स्थान से 58 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा जवाहर चौक से भी एक जगह से अवैध रूप से 4 घरेलू सिलेंडर प्राप्त हुए थे और गांधीनगर से भी हमने एक परिवार से 7 सिलेंडर जब्त किए हैं। तो घोड़ा नक्कास में कार्रवाई जिसपे की गई, कौन था वो शख्स? वो अब्दुल रहमान नाम का एक व्यक्ति है जो कि अवैध रूप से रिफिलिंग का काम भी करता था और सिलेंडरों को ब्लैक मार्केटिंग भी करता था। और जो जवाहर चौक में भी ये कार्रवाई हुई है, इस दौरान कितने रुपए का सिलेंडर था और कितने में तकरीबन ये रिफिलिंग कर देते होंगे? जैसा कि शिकायत प्राप्त हुई उसकी जांच भी की गई थी, तो लगभग जो 918 रुपए का सिलेंडर है वो लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में बेचा जा रहा था। नोएडा में आज भी सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगी है। लोग कई दिनों से सिलेंडर के लिए लाइन पर खड़े हैं और खाली हाथ जा रहे हैं। रात 2 बजे से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि सिलेंडर से भरी गाड़ी आएगी तो उनके घर का चूल्हा जल सकेगा। कामकाज छोड़कर सिलेंडर की कतार में खड़े होने की मजबूरी है।
ये लाइन कितनी लंबी है। लोग अपने बच्चों के साथ सुबह से ही आकर के यहाँ पर बैठे हैं और कई घंटों से यहाँ पर इंतज़ार भी कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं और देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सब लोग सिलेंडर लिए खड़े हुए हैं लाइन में। क्या नाम है आपका? सपन हलदार। कब से खड़े हो आप? सुबह 3 बजे से। रोज़ आ रहे हो? 3 दिन से रहा हूँ रोज। अच्छा, कब मिलेगा सिलेंडर कुछ पता? कल डेट दिया मुझे, अभी तक नहीं मिला। गाड़ी नहीं आई। क्यों नहीं आ रही है गाड़ी? और दूसरी जगह में साइड में खड़ा करके दूसरे को बोला के दे रहा है। अच्छा, ये सिस्टम है। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी आ रही है। खाना बड़ा मुश्किल से बन रहा है। भूखे तो नहीं रख सकते, खाना बन रहा है बड़ा मुश्किल से। पड़ोसी ले लेके बना रहा हूँ। जी 4 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। घर पे खाना नहीं बन पा रहा, लकड़ पे खाना बनाते हैं। गैस खत्म है 3 दिन से। कब आपको मिलना था गैस? हाँ जी, कब था आपका डेट मेरा 27 तारीख को दिया गया और अभी तक नहीं मिला ना। सुबह के शाम हो रहा है। कभी 1 दिन बनाओ, कभी 2 दिन बनाओ, बनता नहीं है। बच्चे परेशान हो, स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है बच्चों की। 2 बजे रात से आके लाइन लगाते हैं हम लोग 2 बजे से। अभी हमारा फरवरी में सिलेंडर लिया था, अभी ये मार्च आ गया, अप्रैल आने वाला है, अभी तक सिलेंडर नहीं है। 2 महीने तक हम वेट करेंगे। 1 सिलेंडर है हमारे पास, घर में कैसे चलेगा? बच्चों को कैसे पालेंगे हम लोग? फरवरी 2 फरवरी का लिया था, अभी डेट डली है किताब में हमारे। अभी भी दूसरी डेट हमें 28 तारीख इमरजेंसी गए थे, सुबह 10 बजे गए थे। 6 बजे हमारा नंबर आया तो हमें सिलेंडर नहीं मिला, हमें डेट दे दी गई है और उसमें मोहर लगा के बोला 28 को मिलेगा। ये कहा अभी नहीं मिला है। कि यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि रोज कई घंटे यहाँ लाइन में लगना पड़ रहा है, जिसके बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैसेज भी आ रहा है कि डिलीवर हो गया और उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सिलेंडर का संकट गहरा गया है। एजेंसी के बाहर लोगों की सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगी है। लोगों का आरोप है कि पर्ची कटने के बावजूद सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहा है।